अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी क्रॉस वैलिडेशन और के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर और उसके हाइपर पैरामीटर्स की थोड़ी सी, ऐसा ही है। हाँ जी सर। अच्छा, अब तो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होती है, क्यों करते हैं, और उसका एक बड़ा मतलब वेल नोन मेथड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए। और फिर हम देखेंगे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन लीनियर सिनेरियोज में कैसे काम करते हैं। ठीक है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एक्चुअली होती क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का जैसे डायमेंशनैलिटी आप अगर देखें तो डायमेंशन से निकला ये वर्ड है। ठीक है। डायमेंशन, सेकंड ऑर्डर डायमेंशन, थर्ड ऑर्डर डायमेंशन, फोर्थ ऑर्डर डायमेंशन, मतलब एक से ज्यादा डायमेंशन है। जैसे हम सिंगल डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास लीनियर एक स्ट्रेट लाइन की बात होती है। हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो हमारे पास टपल आते हैं एक्स वाई की फॉर्म में, ऐसे ये कोऑर्डिनेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो एक्स वाई एंड जी आ जाता है। ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे डायमेंशनैलिटी बढ़ती जाती है हमारे कोऑर्डिनेट्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है। मतलब टप्पल से हम थ्री डायमेंशनल ऑर्डर में जाते हैं, मतलब एक्स वाई एंड जी आ जाता है। फिर जैसे हम फोर्थ में जाते हैं तो हम मतलब एक्स वाई जी ए बी सी डी, मतलब इस तरह बढ़ाते जाते हैं, उसके टप्पल का साइज बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है हमारे पास कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी फॉर एनी एल्गोरिदम, फॉर एनी क्लासिफायर, स्पेशली के नियरेस्ट नेबर, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वो बड़ा सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशनैलिटी ऑफ द डेटा। तो जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ती जाती है मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड करते जाते हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाती है। तो ये इशू जो है एक बड़ा प्रोमिनेंट है मशीन लर्निंग में, हाउ टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट डायमेंशंस, व्हाट नंबर शुड बी देयर, और कितनी डायमेंशन हमारे पास एक्चुअल में होनी चाहिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के बहुत सारे मेथड्स प्रपोज्ड हुए हैं, सुपरवाइज्ड फैशन में भी, अनसुपरवाइज्ड फैशन में भी, फॉर बोथ केसेस। सबसे जो इजी और सबसे वेल नोन मेथड है वो हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, जो दो चीजों पे बेस करता है, या मतलब दो तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है एक्चुअली। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का पहला तरीका है कि हम जो हमारी बेसिक लीनियर अलजबरा है उसको इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट दोनों में बेसिक लीनियर अलजबरा इस्तेमाल होती है, लेकिन जो पहला मेथड मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत ही प्रीलिमिनरी जो मैथ्स है हमारी, या लीनियर अलजबरा की मैथ्स है, वो हम यूटिलाइज करते हैं। उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने आइगन वेक्टर्स उस डेटे के और आइगन वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। ठीक है। आइगन वेक्टर्स और आइगन वेक्टर्स कैसे कंप्यूट करते हैं, इस पे एक लंबी हमारी मतलब आर्ग्यूमेंट हो चुकी है। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसे पढ़ लें, आप समझ लें, कोई 2x2 का मैट्रिक्स लेके उससे देख लें कैसे कंप्यूट करते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। एनीवे, पहला तरीका तो ये है कि वो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की बेस पे डिसीजन देता है कि कितने आपके आइगन वैल्यूज हैं वो इस नंबर तक आपने लेनी है, उसकी बेस पे हम डायमेंशन उठा लेते हैं उसकी। अच्छा, दूसरा तरीका होता है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, वो भी एक किस्म की आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन ही है, लेकिन वो दूसरे तरीके से होती है। वो डायरेक्टली हमारे आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज को नहीं कंसीडर कर रही होती, वो बहुत सारे और कंपोनेंट्स को भी लेके आ रहे थे। तो दोनों तरीके यहाँ पे मौजूद हैं, आपको एग्जांपल भी मैंने दोनों तरीकों से दिखाई थी कि कैसे कैसे मतलब ये दोनों तरीके काम करते हैं। और फिर इस पे हमने आर्ग्यूमेंट ये भी किया था कि दोनों तरीकों को हम एक मतलब खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक मतलब हम स्किट लर्न या एसके लर्न की जो लाइब्रेरी है उससे हम लेके आते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को। एनीवेज, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन है। सपोर्ट वेक्टर मशीन दो मतलब मैकेनिज्म पे या दो थ्योरीज पे काम करती है। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक है ऐसा डेटा सेट जो आपका लीनियरली सेपरेबल हो, मतलब उसमें जितने भी आपके सैंपल्स हैं, अगेन मैं मतलब बात कर रहा हूँ सुपरवाइज्ड क्लासिफायर की या सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म की, जिसमें हमारे पास फीचर्स भी होते हैं और फीचर्स के साथ एसोसिएटेड लेबल्स, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास मौजूद होती है कि फीचर इस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है। तो सिंस सुपरवाइज की बात कर रहे हैं तो दो तरह के मतलब हमारे पास सिनेरियोज बनते हैं। एक सिनेरियो वो होता है जिसमें हम किसी भी जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उन दोनों के दरमियान एक लीनियर लाइन ड्रॉ की जा सकती है। दूसरा केस होता है नॉन लीनियर, जिसमें किसी भी तरह हम लीनियर लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे होते। ठीक है। तो ये एसमीएम के दो फ्लेवर्स हैं। एक
जो स्ट्रेट एसवीएम है या जो प्लेन एसवीएम है या वो एसवीएम जो लीनियर डेटा के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें हमें स्लैक वेरिएबल्स की जरूरत नहीं होती, उसमें हमें कर्नल्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हम लोग देते, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब हम बात करते हैं एसवीएम की फॉर रियल टाइम मतलब एग्जांपल्स के लिए डिप्लॉय करना या रियल टाइम डेटा के लिए डिप्लॉय करना, तो हम मतलब ब्लाइंड खेल रहे होते हैं। हमें या तो उस डेटे के स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करके देखने पड़ते हैं कि आइदर दिस डेटा इज लीनियरली सेपरेबल और नॉन लीनियरली सेपरेबल। लेकिन नॉर्मली हम इन सिनेरियोज में नहीं जाते क्योंकि हमारे पास डेटा रियल टाइम में कंटिन्यूसली आ रहा होता है और हम गारंटी नहीं दे सकते किसी भी मतलब प्रोस्पेक्ट से हम गारंटी नहीं ले सकते या दे सकते कि जितना भी डेटा आएगा, करंट डेटा अगर लीनियरली सेपरेबल है तो फ्यूचर में जो सैंपल्स आएंगे वो भी लीनियरली सेपरेबल होंगे या नहीं होंगे, मतलब इस किस्म की कोई गारंटी नहीं होती। तो जब भी आप एसवीएम को डिप्लॉय करते हैं फॉर रियल टाइम प्रॉब्लम्स या अपने मतलब रिसर्च की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो हम प्री डिफाइन कंडीशन को लेके चलते हैं कि ये डेटा हो सकता है कि नॉन लीनियरली सेपरेबल ही हो, तो हम मतलब कर्नल फंक्शन और स्लैक वेरिएबल्स की सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। बिग डेटा, एवरीवन इज क्रेजी अबाउट द बिग डेटा दीस डेज, बिग डेटा इज आवर फ्रेंड। यस ऑब्वियसली, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतनी ज्यादा हम उतने एहसन तरीके के साथ हम अपने मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर डेटा बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी क्योंकि उतने बड़े डेटे में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना या समझना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब हो सकता है कि एक ही तरह के 50 60 70 चीजें पड़ी हों जो एक ही क्लास से हों और एक ही हों, मतलब रिडेंडेंसी हो उस डेटे में, तो इट विल बी अ मतलब अ काइंड ऑफ ग्लिच। तो हमें उन चीजों को भी कंसीडर करना होता है। तो मतलब हम इसी चीज पे बेस करते हैं कि एक अप्रोप्रिएट मतलब हमारे पास डेटा होना चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उसको प्रोसेस करना और उसको स्टोर करवाना भी एक प्रॉब्लम है। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस बिग डेटा को स्मॉल करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब बिग डेटा की बात करें तो बिग डेटा में दो तरह से चीजें हो सकती हैं। बिग एक तो इस सेंस में हो सकता है कि एक आपका जो फीचर है उसके फीचर की लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे पास गाड़ी है, मतलब मेहरान लगा लें, दूसरे साइड पे हमारे पास मतलब लेमोजीन खड़ी है, ठीक है। अब लेमोजीन देखने में बहुत बड़ी गाड़ी है और वाकई बड़ी गाड़ी है, लंबी है, मतलब उसकी लेंथ ज्यादा है, मेहरान छोटी है। अब उस लेंथ के करस्पॉन्ड अगर मेहरान को खड़ी करना चाहें तो हम 5 6 मेहरान मतलब पैरेलल में खड़ी कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब मेहरान के नंबर बीइंग एज अ फीचर छोटा है, लेकिन नंबर उनके मेहरान की गाड़ियों का नंबर बड़ा है, ठीक है। इंस्टेड के लामोजीन एक ही गाड़ी खड़ी है, तो इसका मतलब वो एक गाड़ी का फीचर इतना बड़ा, ठीक है। तो दो तरह से डेटा बिग हो सकता है, एक कि आपके पास फीचर की लेंथ बहुत बड़ी है, मतलब एक ही फीचर में या एक वेक्टर में बहुत सारे नंबर पड़े, ठीक है। तो ये एक बिग नंबर है। दूसरी साइड में क्या है कि हमारे पास उसकी डायमेंशंस बड़ी हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का बढ़ना है ये है एक्चुअली बिग डेटा। नंबर ऑफ सैंपल्स का बढ़ना बिग डेटा नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा। नॉर्मली हम बिग डेटा कहते हैं तो हम दोनों चीजों को अज्यूम करते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मतलब डायमेंशंस जो है वो हमें बता रही होती हैं हाउ बिग और हाउ डेंस द डेटा इज एक्चुअली, ठीक है। अब जैसे जैसे डायमेंशनलिटी बढ़ती जाती है, मैंने पहले कहा कि हमारे पास प्रोसेसिंग की जो मतलब कैपेसिटी है वो थोड़ी होती है, तो उस डेटे को हम विजुलाइज करने में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उस डेटे को एनालाइज करने में प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम मतलब प्रोसेस कैसे करवाएं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कि मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती है हमें, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि एक ही तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हो और मतलब हम उन्हें मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सम हो हम उन्हें अवॉइड कर रहे हो। दूसरा उनका मतलब यह था कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन। उन डेटा सेट्स की कोरिलेशन जो है वो भी बहुत मैटर कर रही होती है कि वो कितने कोरिलेट कर रहे हैं, कितने डेविएट हैं एक दूसरे से, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट के एक ही साइड पे क्लस्टर बन रहे हैं या मुख्तलिफ क्लस्टर बना रहा है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी के, मतलब एक ही तरह के जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट क्लस्टर्स भी बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट पोर्शंस में जा सकते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना इस टाइम? जी सर। अच्छा,
तो ये देखें, मतलब ये डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट प्लेसेस पे पड़े हैं, ठीक है। नो सर, अगर हम कलर ये नहीं नजर आ रहे। नहीं नजर आ रहा, नो सर। अच्छा अच्छा, मैं 1 मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, आप दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? जी सर। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये एक स्कैटर प्लॉट है, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल प्लॉट हमने किया है। इसमें 5 डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स को मैंने ड्रॉ करवाया, ठीक है। अब जो रेड वाले हैं वो एक तरह के ऑब्जेक्ट हैं, जो ब्लू वाले हैं वो एक तरह के हैं, येलो वाले, ग्रीन वाले और पर्पल वाले, ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और हर ऑब्जेक्ट या हर कैटेगरी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं वो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं एक्चुअली। अब वो एक ही क्लस्टर से भी हो सकते हैं, मतलब विजुअलाइज करवाने में जाए, मतलब एक बड़े डेटा सेट का एक छोटा सा पार्ट मैंने विजुअलाइज करवाया। अब वो एक ही जगह पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट जगहों पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज अंडरस्टैंड करना कि वो एक ही जगह पे हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे एक जैसे पड़े हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे डेटा बिग होता जाता है ये चीजें हम विजुअलाइज नहीं करवा सकते, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर आप देखें कि दो एक ही तरह के ऑब्जेक्ट हैं लेकिन दो डिफरेंट जगहों पे पड़े हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उनकी जो इंटेंसिटी वैल्यूज हैं और उनकी जो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्ड वैल्यूज हैं वो डिफर कर रही है एक दूसरे से, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है जब आप उनको प्लॉट करते हैं, मतलब उनकी कर्व्स ड्रॉ करेंगे तो वो भी डिफरेंट होंगी। तो इसका मतलब वो आपस में कोरिलेशन उनका बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे, एक दूसरे की जगह पे नहीं है, एक दूसरे के साथ मतलब रिलेट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए उनकी कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा इशू होता है। तो दीज काइंड ऑफ इश्यूज दैट कैन बी अपीयर्ड, ठीक है, ये कोरिलेशन। और इसी तरह जब हम इनकी प्रेडिक्शन में जाएंगे तो भी हमें मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। तो अगर आसान अल्फाज में देखा जाए कि आपको हाई डायमेंशनलिटी या लेंथ ऑफ द डेटा प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स और अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द डेटा, लेकिन उसके साथ वो ग्लिच भी लेके आते हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी लेके आते हैं, विजुलाइज नहीं करवा सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनकी कोरिलेशन नहीं हम आइडेंटिफाई करवा पा रहे होते, और उनकी प्रेडिक्शन में भी हमारे पास इशू आते हैं। सो दैट इज द रीजन वी नीड टू एक्चुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ डायमेंशंस। अब नंबर ऑफ डायमेंशंस की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक, सैंपल की लेंथ, वो डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन ये है कि उस तरह के कितने सैंपल्स पड़े हैं आपके पास, ठीक है। तो उन चीजों को या उन नंबर ऑफ सैंपल्स को एक्चुअली हमें रिड्यूस करना होता है। और रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी अप्रोप्रिएट नंबर हम लेके आते हैं, ठीक है। गोल यही होना चाहिए ना कि रिड्यूस द डायमेंशंस टू सम सूटेबल नंबर, और वो सूटेबल नंबर वो हो जो आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उस पूरे डेटे की प्रिजर्व कर रहा हो, ठीक है, मैक्सिमली कोरिलेटेड हो, ठीक है, मैक्सिमम कोरिलेशन हो उनके दरमियान, जो डायमेंशंस आप प्रिजर्व करवा रहे हो, ठीक है, और पूरे डेटे की इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट की जा सके, ठीक है। समझ आई? 3 चीजें हैं ये डिफरेंट। एक तो उसकी ओरिजिनल डायमेंशंस जो हैं उनसे आप जो नंबर एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं वो उस सारे डेटे की रिप्रेजेंटेशन रखती हो, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स हो, वो सारे की इंपॉर्टेंट फीचर्स या की फीचर्स। दूसरा, वो उस सारे डेटे को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, ठीक है। और तीसरा, वो हाईली कोरिलेटेड भी हो, ठीक है। तो वो नंबर हमने लेके आना होता है। अब ये आपको एक बॉक्स 2 डायमेंशन नजर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल बॉक्स नहीं है। ये मतलब इसी तरह बढ़ती जा रही, पीछे 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 बॉक्स पड़े हैं, एक वो डायमेंशन आप कंसीडर कर लें। दूसरी डायमेंशन हम इसकी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक इसी तरह लाइंस में फीचर पड़े हैं, ठीक है। तो m उस लाइन की लेंथ है और नंबर ऑफ एन्स लाइन है, ठीक है। अब नंबर ऑफ n हमने रिड्यूस करना, कि उस मैट्रिक्स का साइज छोटा करना हमने, विदाउट टचिंग और विदाउट अफेक्टिंग द नंबर m तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ n को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि सबसेट सिलेक्शन। सबसेट सिलेक्शन में क्या होता है कि हम किसी चीज से हेल्प नहीं लेते। इन सबसेट सिलेक्शन द सिलेक्टेड प्रेडिक्टर्स आर स्टिल एन ओरिजिनल प्रेडिक्टर्स। हम मतलब रैंडमली उसमें से कुछ चीजें उठा लेते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्री प्रोसेसिंग, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट नोइंग कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है नहीं है,
इनकी कोरिलेशन क्या है, ये सारे डेटे की इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे, या रिप्रेजेंटेशन रखते हैं सारे डेटे की या नहीं रखते। नो, हम कुछ नहीं करते, हम एज इट इज उनको उठा लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि प्रेडिक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिनल प्रेडिक्टर्स ही होते हैं, उन पे कोई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, किसी तरह नहीं चढ़ा, बस एज इट इज उठा लिया कुछ उनमें से। दूसरा क्या है, रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन में क्या करते हैं, हम थोड़ी सी मैन्युपुलेशन करते हैं टू सम एक्सटेंट, मतलब कंप्लीट नहीं होती, टू सम एक्सटेंट होती है, बट दिस इज अगेन नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द बैक सेंचुरीज, बट नॉट नाउ। अच्छा, तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक्चुअली सारे डेटे को प्रोसेस करवाते हैं और उस पे कुछ प्रोसेस के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के एंड पे हमें कुछ मिलता है, ठीक है। वो क्या मिलता है, कुछ प्रेडिक्टर्स मिलते हैं। उन प्रेडिक्टर्स की बेस पे हम मॉडल को फिट करवाते हैं, और वो प्रेडिक्टर्स वो होते हैं जो तीन बातें मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, वो उन तीनों खसूसियात को अपने अंदर समोए होते हैं, ठीक है, या उनके अंदर ये तीनों खसूसियात होती हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का एक आसान तरीका है, ठीक है, वो क्या है कि प्रिजर्व द वेरिएंस और प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हाईली कोरिलेटेड होने चाहिए, तो मतलब उनकी वेरिएंस जाहिर बात है हाई होगी, ठीक है, तो वो प्रिजर्व करनी होती है। दूसरा इंडिपेंडेंस। देखें, अगर वो फीचर या वो प्रेडिक्टर्स जो आप लेके आ रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो एक ही क्लस्टर में एक ही जगह पड़े थे और वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है, यानी कि वो एक जैसे ही हैं दोनों, तो वो तो फिर रिडंडेंसी आ गई। तो इसलिए हम इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करते हैं कि जो भी प्रेडिक्टर हम किसी एक क्लास से या एक तरह के ऑब्जेक्ट से प्रिजर्व करवा रहे हैं, दे शुड प्रिजर्व हाई वेरिएंस, ठीक है, या कोरिलेशन, वो एक दूसरे के साथ बड़े टाइटली बाउंड हो, लेकिन इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ स्टैंड अलोन, मतलब वो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, वो किसी और के साथ मिलते ना हो, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी किसी भी तरह की, चाहे वो पीसीए हो, चाहे वो कोई और मतलब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मेथड हो, तो जब ये दो चीजें आपके पास उन प्रेडिक्टर्स की जो आपने मतलब लेके आए हैं, अगर ये दो खसूसियात उनमें पाई जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो इंफॉर्मेशन लेके आए हैं एक्सट्रैक्ट करवा के, या रिड्यूस इंफॉर्मेशन जो लेके आए हैं, वो बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मली क्या होता है, हमारे पास डेटा सेट गिवन होता है, मैट्रिक्स कोई भी एक्स है, ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड जी व्हिच इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, बट वी वांट, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पी एक्स, ठीक है, बट वी वांट द डायमेंशंस ऑफ z टू बी इंडिपेंडेंट एंड प्रिजर्व द वेरिएंस। अब क्या है, z जो है इसको ये दो कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करवानी अपने ऊपर, ठीक है। x आपका ओरिजिनल डेटा सेट है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन p हम लेके आ रहे हैं उसके ऊपर करने के लिए, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, z, और z किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे होल्ड करता है कि वो मैक्सिमली जो फीचर्स आ रहे हैं वो हाई वेरिएंस हो उनका, और वो स्टैंड अलोन हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिक्स है सारी, आप देख लीजिएगा डायगोनलाइजेशन इसके लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। इस पे हम फॉर द टाइम बीइंग बात नहीं करेंगे। फिर हम वापस आते हैं, वी आर गोइंग टू कंप्यूट एक्स, ये सारी मतलब डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। आइगन वैल्यूज कंप्यूट करें, फिर आइगन वैल्यूज को सॉर्ट करें, उनकी बेस पे हम उठाएं कि कितने आपको लेके आने हैं, जितने हाई मतलब आइगन वैल्यूज की जितनी हाई नंबर आप लेके आ सकते हैं वो लेके आते हैं, बाकियों को हम छोड़ देते हैं और उन्हीं के क्रॉसपॉन्ड आइगन वेक्टर्स लेके आते हैं, और वो आइगन वेक्टर्स आपको बता रहे होते हैं कि भाई इन आइगन वेक्टर्स में क्या है, मैक्सिमम वेरिएंस प्रिजर्व किया गया और मैक्सिमम इंडिपेंडेंस प्रिजर्व की गई है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट पीसीए, ठीक है। ये एक एग्जांपल भी दी गई है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होती है एक्चुअली, बट कोर थिंग इज स्टिल देयर कि आपको दो चीजें आनी चाहिए जो कि प्री मैथ्स की हैं, ठीक है। वो क्या है, आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करने आने चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो मतलब मसला ही कोई नहीं है, पीसीए इंप्लीमेंट करना इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। दूसरा, आपको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है इसकी थोड़ी सी नो होनी चाहिए, मतलब स्टिल स्ट्रेस ऑन वन थिंग व्हिच इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के बेसिक्स आपको आने चाहिए। अच्छा,
अब आते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम के नाम से मतलब ज्यादा मतलब नोन है लोग कि एसवीएम, व्हाट एसवीएम इज। मैंने शुरू में आपको बताया एसवीएम के फ्लेवर दो हैं, एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर है। पहला हमारा मतलब काम है कि एसवीएम लीनियर। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन में मैंने मतलब शुरू में बात की थी कि जैसे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे हैं लेकिन टाइप्स दो ही हैं। तो क्या होता है x1 y1 मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके टपल बनते जा रहे हैं xm तक, मतलब बहुत सारे टपल्स बन गए और वो दो तरह की क्लास की रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, मतलब -1 और 1। मतलब या तो वो फीचर एक जो आपका प्रिडिक्टर है वो -1 को बिलोंग करता है या 1 को बिलोंग करता है, कोई तीसरा नहीं है। तो गिवन द ट्रेनिंग डेटा, हमारा जो एसवीएम है लीनियर एसवीएम या बाइनरी एसवीएम, वो क्या करता है कि वो ट्राई करता है एक फंक्शन को मैप करवाने की जो कि एच ऑफ एक्स है और वो स्टिल मतलब रियल नंबर ऑफ एन स्पेस से बिलोंग करता है और वो हर फीचर को प्रेडिक्ट किस पे करवा रहा है, -1 और 1 पे, क्योंकि ये दो किस्म के लेबल्स हैं हमारे। ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर प्रोसेस होता है एसवीएम का। ठीक है, ये दो तरह के केसेस हैं जो मैं शुरू में आपको बता रहा था। अगर आप पहले लेफ्ट वाले को देखो तो ये दोनों लीनियरली सेपरेबल है, इसके दरमियान हम एक लीनियर लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं टू सेपरेट दीज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली। जबकि राइट साइड पे जो एग्जांपल है वो नॉन लीनियर सैंपल्स की एग्जांपल है, इसमें हम कोई भी ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को या इन दोनों मतलब ग्रुप्स को अलग अलग कर सके। ठीक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम that is being handled for the both SVM cases। ठीक है, तो अब SVM क्या करता है कि स्ट्रेट लाइन तो हम ड्रा कर लेते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं। मतलब कोई कहता है कि मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ ड्रा करूंगा, कोई कहता है मैं यहाँ से यहाँ ड्रा करूंगा, कोई कहता है मैं इसके करीब करूंगा, कोई कहता स्ट्रेट लाइन हो रही है, उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। The straight line should be one and only one for everyone for the same data। ठीक है, मतलब कोई भी दुनिया में कहीं भी बैठा इस डेटा सेट पे अगर एसवीएम को ड्रॉ करता है तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ये होनी चाहिए। ठीक है, विद सम मार्जिन, मतलब वो मैक्सिमम मार्जिन क्या है वो हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक लाइन तो ये है, अब इसका फॉर्मूला क्या है लाइन पास लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है। अब इसमें डब्ल्यूज क्या है, वही पुरानी पहली स्लाइड पे जाए तो आपको डब्ल्यूज मिलेंगे वेट्स, लेकिन यहाँ पे उनको हम वेट्स नहीं कहते, हम उसको मार्जिन लाइन बोलते हैं। एक्स आपके क्या है, जो आपके टपल्स हैं, जो ये x1 y1 पड़े हैं, ठीक है, सैंपल्स मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहे हैं सब बायस में, उसमें कुछ बायस ऐड हो रही है, ये हम शुरू से मतलब पहली क्लास से देखते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी लेकिन ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऑप्टिमम नहीं है, इसको ऑप्टिमम करना पड़ता है हमें। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम थिंग्स। ठीक है, मैं इस सारी थ्योरी को फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये हाइपरलाइन को फिट करने के लिए होती है। अब देखें जो मैं बात शुरू में कर रहा था, कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह लाइनें ड्रॉ करेंगे, देयर आर बंच ऑफ वेज टू ड्रॉ द लाइन। नाउ द एसवीएम कम्स इन टू फिट एक्चुअली a straight line that must hold a tighten margin among both the classes। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो सेंटर लाइन हो उस दोनों का डिफरेंस दोनों ऑब्जेक्ट से सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम मार्जिन हमारे पास कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो दोनों ऑब्जेक्ट से क्या करें, एक जितना डिस्टेंस रखे। तो हमें ये जो डिस्टेंस है ये मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आप इस चीज को तो आपका यही होगा। ठीक है, एंड रिजल्ट यही होगा, यही एसवीएम की बैकबोन है। ठीक है, और ये लाइन ड्रॉ होती है हमारे किसकी बेस पे, सपोर्ट वेक्टर्स की बेस पे। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्जिन का अपडेट करने का प्रोसेस है, ये आप देख लीजिएगा, हम इस पे इंटेंसिव बात कर चुके हैं ऑलरेडी काफी हद तक। ठीक है, तो यही सारा हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम है। ये u हमारा क्या है, नॉर्मल ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ये भी सपोर्ट वेक्टर्स की बेस पे निकलता है। ठीक है, अब वो सपोर्ट वेक्टर्स मैं एक मतलब आपको दिखा दूं, सपोर्ट वेक्टर्स क्या है,
वो जो आपके हाइपर मार्जिनल प्लेन पे आ रहे होते हैं, जो यहाँ पे टाइट कर रहे होते हैं इसकी बाउंड को, वो जो सैंपल्स हैं वो आपके सपोर्ट वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। सो वी वर जल्दी से मैं रैप अप करता हूँ इसको कि हमने मतलब आज का जो पहले क्लास का मोटिवेशन थी वो पीसीए को थोड़ा सा मतलब हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। एसवीएम की थोड़ी सी थियरी में आपको रिवाइज करवा दूं कि मतलब एसवीएम किस बेस पे काम कर रहा होता है, सपोर्ट वेक्टर्स और मैक्सिमम मार्जिन, ये दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बैकबोन है सपोर्ट वेक्टर मशीन की फॉर लीनियर सिनेरियोज। इन बोथ केसेस एक्चुअली नॉन लीनियर में भी ये दोनों चीजें बड़ी हेल्पफुल होती हैं, लेकिन नॉन लीनियर का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें हमारा डेटा जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा पकड़े ठीक है। ये एग्जांपल्स पहले की बात अभी हमने कर ली। जो मैक्सिमम मार्जिन पे आपके सैंपल्स आते हैं या एक्स वाई वाले टपल्स आते हैं वो आपके क्या होते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन। दूसरे जो नॉन लीनियर सिनेरियो होता है उसमें हम ऐसे नहीं कर रहे होते। नॉन लीनियर सिनेरियो में हम कर्नल ट्रिक को यूज करते हैं, स्लैट वेरिएबल्स को यूज करते हैं टू ट्रांसफॉर्म। हम इस स्पेस को क्या करते हैं, इससे बड़ी डायमेंशन में लेके जाते हैं। अगर 2 डायमेंशन में तो हम 3 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं इस डेटे को, फिर 3 डायमेंशन में जाकर देखते हैं कि ये डेटा हमें एक प्लेन पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, बजाय इसके कि 2 डायमेंशन में जो स्कैटर आपके पास होता है वो 3 डायमेंशन में आपके प्लेन पे आ जाता है। ठीक है, तो उस प्लेन में अगर हम देखें तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ कर्नल ट्रिक ये हमारे लीनियरली सेपरेबल होते हैं। फिर उन लीनियरली सेपरेबल्स पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम लीनियर एसवीएम। उसमें हम बाउंड करते हैं सपोर्ट वेक्टर्स पे और उसके मैक्सिमम मार्जिन पे। फिर उस जब वो स्ट्रेट लाइन हमारी मैक्सिमल मार्जिन के साथ ड्रॉ हो जाती है फिर उसे हम रिवर्ट बैक करवाते हैं उसी कर्नल के थ्रू उस 2 डायमेंशन में। ठीक है, 3 डायमेंशन से वापस 2 डायमेंशन में लेके आते हैं तो फिर वो एक कर्व सी बना देता है इसके दरमियान, मतलब यहां से इस तरह करके कोई इस तरह की कर्व बनाता है जो इन दोनों मतलब फीचर्स को अलग अलग प्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है,